देखिए, किसी भी देश का संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं होता, बल्कि वो उस देश की आत्मा का, उसके सपनों का आईना होता है। और अगर भारत के संविधान की बात करें तो उसका दिल है उसकी प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल। तो आइए आज इसी प्रस्तावना के फलसफे और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है कि इस संविधान को ताकत किसी राजा या किसी बाहरी हुकूमत से नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता से मिलती है। प्रस्तावना को अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसकी चाबी कहा जाता है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की असली पहचान है। वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारा लोकतंत्र खड़ा है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारा आपका पहचान पत्र एक नज़र में बता देता है कि हम कौन हैं, वैसे ही प्रस्तावना पूरे संविधान के मकसद, उसके आदर्शों और उसकी सोच का निचोड़ हमारे सामने रख देती है। मतलब ये एक झलक में बता देती है कि इस पूरे संविधान का लक्ष्य आखिर है क्या। और पता है, एक दिलचस्प बात यह है कि ये सारे महान विचार ये अचानक से नहीं आए। इनकी जड़ें हमें मिलती हैं 1946 में जवाहरलाल नेहरू के पेश किए गए उद्देश्य संकल्प में। जी हां, वही संकल्प जिसमें एक आजाद भारत का खाका खींचा गया था, वही बाद में चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उन 5 खास शब्दों को समझते हैं जो हमारी प्रस्तावना में भारत के कैरेक्टर को, उसके स्वरूप को तय करते हैं। ये शब्द ही हमारे राष्ट्र की नींव हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द संप्रभु, सॉवरेन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। वो अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में किसी भी दूसरे देश के दबाव के बिना अपने कानून बना सकता है, अपनी नीतियां तय कर सकता है। इसके बाद आता है शब्द समाजवादी, जिसे याद रखिए 1976 में जोड़ा गया था। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाने का लक्ष्य जहां गरीबी, भेदभाव और मौकों की असमानता को लोकतांत्रिक तरीकों से शांति से खत्म किया जा सके। ठीक इसी तरह पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि देश का अपना कोई मजहब नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे और हर किसी को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने की पूरी आज़ादी होगी। फिर आता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और ये तो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है ना? इसका मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथ में है। हम सब चुनावों के जरिए अपनी सरकार खुद चुनते हैं और वही सरकार हमारे लिए, जनता के लिए जवाबदेह होती है। और इस लिस्ट में 5वां शब्द है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का, वो किसी शाही खानदान से नहीं आएगा, बल्कि वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। राजशाही का ठीक उल्टा। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, एक ऐतिहासिक बदलाव। प्रस्तावना में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ जिसने एक जबरदस्त कानूनी बहस छेड़ दी और सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा फैसला देना पड़ा जो आज भी मिसाल है। तो देखिए ये पूरा सफर कैसा रहा। कहानी शुरू हुई 1946 में नेहरू के उद्देश्य संकल्प से। 1949 में संविधान के साथ प्रस्तावना को अपनाया गया और फिर आए 2 बहुत बड़े साल, 1973 और 1976, जिन्होंने इसके आज के स्वरूप को तय कर दिया। हर पड़ाव ने इसे और मजबूत ही किया। तो सवाल उठता है कि इस 42वें संशोधन ने आखिर बदला क्या? देखिए, 3 बहुत ही अहम शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों के जुड़ने से प्रस्तावना का मतलब और उसका दायरा दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गए। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी कानूनी बहस छिड़ गई। सवाल यह था कि क्या प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है? क्या संसद इसमें बदलाव कर सकती है? और क्या इसके आधार पर अदालत में कोई केस किया जा सकता है? इन बड़े सवालों का जवाब मिला 1973 में एक लैंडमार्क केस में, केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, हाँ, प्रस्तावना संविधान का ही एक अटूट हिस्सा है और संसद इसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, संसद संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यानी वो उन बुनियादी सिद्धांतों को नहीं छू सकती जो हमारे संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना में साफ नजर आते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि भारत देश कैसा होगा, पर अब सवाल ये है कि ये देश अपने नागरिकों को क्या देगा। प्रस्तावना असल में हम सब नागरिकों के लिए अधिकारों और उम्मीदों का एक घोषणा पत्र है।
देखिए, हमारी प्रस्तावना सिर्फ देश की पहचान नहीं बताती, ये एक वादा भी करती है अपने हर एक नागरिक से। और ये 4 बहुत बड़े आदर्शों को हासिल करने का वादा है। और ये वादा 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, न्याय। सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी। दूसरा, स्वतंत्रता। सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि सोचने, विश्वास करने और पूजा करने की भी आज़ादी। तीसरा, समता, यानी कानून की नज़र में और मौकों में बराबरी। और चौथा, बंधुता, यानी भाईचारा, जो हर इंसान की इज्जत और देश की एकता को बनाए रखे। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आज के समय में क्या मतलब है? क्या ये प्रस्तावना सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्दों का मेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका महत्व इस ध्रुव तारा वाली बात में छिपा है। सोचिए, ये हमारे संविधान का नॉर्थ स्टार है। जब भी संविधान के किसी कानून के मतलब को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है, तो हमारे जज, हमारे नेता सब इसी प्रस्तावना की तरफ देखते हैं। ये वो रोशनी है जो पूरे संविधान को रास्ता दिखाती है। तो हम आज की चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा देश जो हर रोज बदल रहा है, वहां हमारा 75 साल से भी ज्यादा पुराना ये वादा, ये वचन आज के आधुनिक भारत को रास्ता कैसे दिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।